बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। आज काफ़ी क्रूशल डे है, इंपॉर्टेंट दिन है, एक इंतहाई अहम जजमेंट आने वाली है जिसके बाद पाकिस्तान की आइंदा की मुस्तकबिल की सियासत, सियासी मंजरनामा बड़ा क्लियर हो जाएगा कि आइंदा आम इंतखाबात शफाफ होंगे, गैर शफाफ होंगे, जानिबदार होंगे, गैर जानिबदार होंगे और पाकिस्तान के अवाम को अपनी मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करने का हक दिया जाएगा या नहीं। और ये इंतखाबात पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल मैनूवरिंग के जरिए धांधली ज़दा इलेक्शन करवाए जाएंगे या फिर नहीं करवाए जाएंगे, और हमारा अदालती निज़ाम किस हद तक इस पे मुज़ाहमत कर सकेगा, रजिस्ट कर सकेगा और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा कर सकेगा। लेकिन हालात जो हैं वो बज़ाहिर तो अच्छे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अब मामला ऐवान अदल और ऑनरेबल जजेस तक पहुंच चुका है और सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो अपने इस्तीफे दे के अपने घरों को जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें मजीद मुनसिफ बनने की कोई ख्वाहिश नहीं रही। उसकी वजह यह है कि दर पर्दा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है ऑनरेबल जजेस को मुल्क भर में, और ये किस्से जो हैं वो आइंदा चंद दिनों में बहुत देर बदेर आ जाएंगे सामने। बहुत सारे किस्से हैं वो सामने आएंगे हकीकत बनकर। बहरहाल इस वक्त आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल यह है कि कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन है, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक वो कहते हैं जी आज कागजात नामजदगी आज आप वापस ले सकते हैं। लिहाजा तमाम पार्टियों ने अपने अपने वो उम्मीदवारान जिनको टिकट जारी नहीं किया जाना, उन्हें कह दिया गया है कि आप अपने कागजात वापस ले लें। और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक चूंकि हवा में मुअल्लक है और उसका अभी मामला कोर्ट नंबर 1 में पहुंचा हुआ है, उसकी तरफ भी आते हैं। और आज जी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे और कल इंतखाबी निशानात अलॉट करना मकसूद है। एक दिन बाकी है। IMF जो है वो किस्त मंजूर कर चुका है लेकिन उसने अभी तक जारी नहीं की। $70 करोड़ का मामला है, तो देखते हैं वो भी इससे इंटरलिंक है आपके इंतखाबी निशान और साफ शफाफ इंतखाबात से। उम्मीदवारों की हती फहरिस्त जी आज ही जारी की जाएगी। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन प्रोग्राम में भी तब्दीली की थी। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक की जाएगी और अपील 16 जनवरी तक दायर की जाएगी, यानी कि वो अलग मामला चलेगा और बाकी जो डायरेक्ट इलेक्शन वाले हैं उनका एक अलग सिस्टम चल रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत तेज हुआ है, बहुत ज्यादा फुर्तियां दिखा रहा है, क्योंकि उसने बताना है कि जाहिर करना है कि जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही उन्होंने टारगेट किया हुआ है। बेशुमार सियासी जमातें हैं, 175 सियासी जमातें हैं, लेकिन टारगेट किसको किया गया? टारगेट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मैं आपके सामने कुछ खबरें रखता हूं कि आज पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 15 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया, ये साबित करने के लिए कि जी हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और 13 सियासी जमातों को जरा नाम अगर आप सुन लेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये कौन सी सियासी जमातें हैं जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खोज लगाना पड़ा, और आप भी नाम सुन के हैरान होंगे। जरा आपको तकलीफ तो होगी इन जमातों के नाम सुन के, क्योंकि आपने कभी सुने नहीं होंगे। वो कहते हैं जी आल पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस डी लिस्ट कर दिया गया है, आल पाकिस्तान तहरीक डी लिस्ट कर दिया गया है, अवामी पार्टी पाकिस्तान डी लिस्ट कर दी गई है, बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी डी लिस्ट कर दी गई है। इन जमातों का नाम मेरा नहीं ख्याल के मैं खुद भी पहली दफा सुन रहा हूं सिवाय एक जमात के। सबका पाकिस्तान डी लिस्ट कर दी गई है। यह भी जमात का नाम था। नेशनल पीस काउंसिल पार्टी डी लिस्ट कर दी गई है। पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग डी लिस्ट कर दी गई। पाकिस्तान अमन पार्टी डी लिस्ट कर दी गई है। पाकिस्तान बराबरी पार्टी, मसीही अवामी पार्टी, पाकिस्तान कौमी यकजहती पार्टी, सुन्नी तहरीक ये एक जमात थी, निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्हा को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया, जमीयत उलमा इस्लाम नूरानी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। ये है जनाब सियासी जमातें जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि हम बड़े काम कर रहे हैं और सबके साथ बराबर सलूक करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में मुसलसल जवाब मांगा जा रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो उसका जवाब ही नहीं दे रही।
الیکشن کمیشن کو جواب بھی نہیں دے رہی اور اس کے کسی نوٹس کا جواب نہیں دے رہی. تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے. اور آج ایک اور کام ہوا اور وہ ہوا جی کہ متعدد شوکا نوٹس کے باوجود 13 سیاسی جماعتوں نے غیر سنجیدہ رویہ اپنائے رکھا. یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. آل پاکستان مسلم لیگ جناح کو انتخابی نشان جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. یہ آج کا حکم ہے. دوسری جانب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے استعفیٰ منظور کر لیا اور نوٹیفیکیشن وزارت قانون و انصاف کی جانب سے جاری کر دیا گیا. اور اس طریقے سے اب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سپریم کورٹ کے جج نہیں رہے اور وہ اپنے گھر جا چکے ہیں. اب آتے ہیں اس وقت بڑی دلچسپ سچویشن چل رہی ہے لیکن کمرہ عدالت نمبر 1 میں کیس چل رہا ہے اور کیس چل رہا ہے جناب بلے کا نشان واپس ملنا ہے یا نہیں ملنا. وقفے کے بعد کیس دوبارہ شروع ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے کا یعنی کہ تقریباً 12 بجے تک کی کاروائی میں نے ٹاپ نیوز جو مین چینل ہے اس میں بتا دی ہے. اس سے آگے کی یہ بتا رہا ہوں. تو صورتحال یہ ہے کہ بار بار کوشچن کیا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن کہاں کروائے گئے اور کس گراؤنڈ میں کروائے گئے. خیبر پختونخوا کے کس گراؤنڈ میں کروائے گئے, کیا کسی کو بتایا گیا, کیا اخبارات میں اشتہارات دیے گئے, کیا سیکورٹی مانگی گئی. تو اس کا جواب یہ تھا کہ یہی تو مسئلہ تھا کہ پوری کی پوری خیبر پختونخوا پولیس نہیں بلکہ پورے ملک کی پولیس جو ہے وہ اس جگہ کی تلاش میں تھی اور اس جگہ کو خفیہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس کو پبلک نہیں کیا گیا. اور اس میں ادروائز یہ ہے کہ پبلک تو تب کیا جاتا ہے کہ لیکن اس کے باوجود موجود تھا, سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا. اور جو ان کا انٹرا پارٹی الیکشن کا طریقہ کار جو ہے پاکستان تحریک انصاف ویسے واحد جماعت ہے جس کے 8 لاکھ سے زیادہ ووٹرز ہیں, ممبرز ہیں اور ان کی باقاعدہ طور پہ ایک ایپ بنی ہوئی ہے. ایپ میں ان کی ممبرشپ ہے اور ان کو تمام ووٹرز کو ایپ کے ذریعے انفارم کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے سیکورٹی بھی مانگی گئی لیکن سیکورٹی اس لیے مانگی گئی اور اس کی جگہ خفیہ اس لیے رکھی گئی تھی کہ اگر وہ جگہ بتا دی جاتی تو اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہنچ جانا تھا اور وہ سارے کا سارا الٹا دیا جانا تھا. پولیس پہنچ جاتی اور بہت سارے لوگ پہنچ جاتے اور وہاں پہ یہ الیکشن پروسیس ہونے ہی نہیں دینا تھا. اس لیے یہ بار بار سوال کیا گیا, کمرہ عدالت نمبر 1 میں بار بار سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ جگہ بہت مختصر سی تھی. تو ایک بات چیف جسٹس صاحب نے کہا تحریک انصاف نے آئین تو بہت اچھا بنایا ہے. الیکشن کمیشن کا کیس یہی ہے کہ انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہیں ہوئے. مخدوم علی خان نے کہا جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں پی ٹی آئی کا الیکشن کون کون لڑ سکتا ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا پارٹی انتخابات صرف ارکان لڑ سکتے ہیں اور کوئی نہیں لڑ سکتا. تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کون ہے, چیف جسٹس صاحب نے پوچھا. پہلے اسد عمر تھے, اب عمر ایوب سیکرٹری جنرل ہیں. کیا اسد عمر نے اب پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے؟ تو میڈیا رپورٹس کے مطابق اسد عمر تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں, مخدوم علی خان صاحب نے بتایا. تو کوئی ڈاکومنٹ تو نہیں ہے جی, ڈاکومنٹ نہیں ہے. اسد عمر سیکرٹری جنرل کیسے بنے؟ الیکشن کمیشن ریکارڈ پر کچھ نہیں, مخدوم علی خان نے کہا. تو پی ٹی آئی کے انتخابات کہاں ہوئے تھے؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا. کسی ہوٹل میں ہوئے یا کسی دفتر یا کسی گھر میں؟ تو چمکنی کے گراؤنڈ میں ہوئے تھے, پی ٹی آئی کے وکیل نے جواب دیا. تو کیا کوئی نوٹیفیکیشن ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پارٹی الیکشن کس جگہ ہوں گے؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا. چھوٹے سے گمنام گاؤں میں انتخابات کیوں کرائے؟ جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے سوال پوچھا. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا ریکارڈ پر تو کچھ نہیں کہ پشاور میں جس جگہ پارٹی الیکشن ہوا پارٹی ارکان کو کیسے معلوم ہوا کہ ووٹ ڈالنے کہاں جانا ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے سوال اٹھا رہے ہیں, پی ٹی آئی وکلا جواب نہیں دینا چاہتے تو آگے چلتے ہیں. پارٹی ممبران کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ ووٹ ڈالنے کہاں جانا ہے. واٹس ایپ گروپ پر لوگوں کو بتایا تھا اور لوگ پہنچے بھی تھے. نیاز اللہ نیازی نے بتایا ویڈیوز موجود ہیں, عدالت میں چلا لیں. نیاز اللہ نیازی صاحب نے کہا ویڈیوز باہر جا کر چلائیں, ہم دستاویزات پر کیس چلاتے ہیں. چیف جسٹس کا جواب. اب کچھ عرصہ پہلے ویڈیوز چلی بھی, اب اچھا اس ویڈیوز میں سارے کا سارا ریکارڈ موجود ہے کیونکہ یہ ایک ایویڈنس ہے اور ٹی وی چینلز نے بھی ان تمام کو دکھایا تھا جو پروسیس ہوا تھا الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کا, وہ ٹی وی چینل نے بھی کور کیا تھا اور اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا نے بھی کور کیا تھا. پھر وہاں پہ بیرسٹر گوہر علی خان جو کہ چیئرمین منتخب ہوئے انہوں نے ایک تقریر بھی کی تھی اور وہاں پہ اچھی خاصی نعرے بازی بھی ہوئی تھی کیونکہ مقابلہ ان اپوز تھا
और अनअपोज मुकाबले में कोई पैनल आया नहीं था और एक ही पैनल बाकी रह गया था। और ये सब कुछ होता है। आप मुस्लिम लीग नवाज के देख लें, वहां पे भी गैर बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं, बल्कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो शायद कोई रियायत हो, वहां तो अगर कोई मुकाबले में आ जाए तो उसको पार्टी खुद ही उठा के ले जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, JUI को देख लें, अवामी नेशनल पार्टी को देख लें, और इंटर पार्टी इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुए, बल्कि इसमें तो एक प्लस पॉइंट जो है इसकी दाद देनी चाहिए लेकिन नहीं दी जा रही, वो ये है कि कोई रिश्तेदार इसमें नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं वो इमरान खान साहब के रिश्तेदार नहीं है, सेक्रेटरी जनरल रिश्तेदार नहीं है, नायब सदर रिश्तेदार नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब रिश्तेदार नहीं है, चौधरी परवेज लाई साहब रिश्तेदार नहीं है, यास्मीन राशिद जो पंजाब की सदर हैं वो रिश्तेदार नहीं है, आदिल हलीम शेख सिंध के सदर हैं वो रिश्तेदार नहीं है, अली अमीन गंडापुर जो है वो रिश्तेदार नहीं, यानी कि कोई भी तमाम सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदार जो हैं वो इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई रिश्तेदारी नहीं है। हालांकि उनकी बहनें मौजूद थी, उनकी अहलिया मौजूद थी, उनके कजन मौजूद थे, बहुत सारे रिश्तेदार आ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किसी को बनाया और ये पार्टी इलेक्शन हुए। तो मसला ये है कि ये सब कुछ चल रहा है और असल प्रॉब्लम कहीं और है, और प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकालना है। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अब इसमें कैसे इसको आगे लेकर चलती है। इम्तहान है, बहुत बड़ा इम्तहान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब का, कि वो इसको कैसे टैकल करते हैं। क्या आइन और कानून के मुताबिक साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करवाएंगे, या फिर इलेक्शन कमीशन और इमरान खान साहब के मुखालिफिन का हिस्सा बनेंगे, उस एजेंडे का हिस्सा बनेंगे जो कि चल रहा है पिछले 21 माह से। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर टूट फूट चल रही है और वहां पे पार्टियों जो पार्टी टिकट्स हैं उस पर लड़ाइयां चल रही हैं, और बहुत सारे अहम उम्मीदवार जो हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी उनको आउट कर दिया गया है, और उसमें तलाल चौधरी साहब को अभी तक टिकट नहीं दिया गया, दानियाल अजीज साहब को टिकट नहीं दिया गया, उनकी अहलिया को टिकट नहीं दिया गया। रजब बलोच साहब वो हैं जो कि हॉस्पिटल से उठकर आए थे अपना एक वोट देने के लिए, लेकिन उनकी अहलिया को भी इग्नोर कर दिया गया है, और लाहौर में भी लड़ाइयां चल रही हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात साहब को भी अंदाजा हो गया है, चौधरी परवेज लाई साहब आज उनको याद आते होंगे, और उन्होंने भी मुस्लिम लीग नवाज ने काफ लीग को भी झंडी करा दी है, और काफ लीग ने अब मुस्लिम लीग नवाज को भी झंडी करा दी है, और काफ लीग ने बाकायदा तौर पर बता दिया कि अब हमारी सीट एडजस्टमेंट नहीं है, हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे अपने हलकों में, और किसी को कोई सीट मुस्लिम लीग नवाज के साथ अब कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। तमाम उम्मीदवारों को वो आज टिकट जारी करेंगे और मुस्लिम लीग काफ चौधरी शाह साहब की जमात इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी इनकार कर दिया है सीट एडजस्टमेंट के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ, और इस तरीके से कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक अच्छी खबर मिली है, महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो बलूचिस्तान में दस्तबरदार हो गए हैं, आई थिंक कोयटा से वो दस्तबरदार हो गए हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुकाबले में अब अचकजई साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे वहां पे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक तवील अरसे से एक महफूज हल्के की तलाश में है कि शायद उनको कोई हल्का मिले, और इसीलिए वो अपना डेरा इस्माइल खान छोड़कर पहुंचे हुए हैं बलूचिस्तान, क्योंकि डेरा इस्माइल खान से उनका जीतना काफी मुश्किल है। ये थी अब तक की इत्तलाआत। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मजीद खबरें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।